आदि आबादी को आरक्षण चाहता है। हो सकता है उन्होंने धर्म की बात कही हो। हमारा संविधान किसी भी प्रकार के धर्म के आधार पर आरक्षण की कतई मंजूरी नहीं दे रहा। को पावर इस बात की दी गई है कि संविधान की सुरक्षा करें, सुरक्षा करें। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको सरकार टालना चाहती है। तीनों ही बिलों का पुरजोर विरोध करता हूं सभापति जी, और संवैधानिक आधार पे करता हूं। नमस्कार, मैं हूं अंजू, आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं संसद में चल रहे उस ऐतिहासिक और बेहद महत्वपूर्ण विशेष सत्र की, जहां महिला आरक्षण संशोधन बिल को लेकर देश की राजनीति में जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। इस बिल को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने है और आने वाले समय में इसका असर सीधे देश की राजनीति और महिलाओं की भागीदारी पर पड़ने वाला है। संसद के इस विशेष सत्र में महिला आरक्षण कानून से जुड़े 3 अहम संशोधन विधेयक पेश किए गए हैं, जिनमें सबसे बड़ा प्रावधान यह है कि साल 2029 से लोकसभा और सभी राज्यसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। यानी अब संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी एक नए स्तर पर पहुंच सकती है। वर्तमान में लोकसभा की कुल सीटें 543 हैं, लेकिन इस प्रस्ताव के तहत इन सीटों की संख्या बढ़कर अधिकतर 850 तक की जा सकती है, जिसमें राज्यों के लिए 815 और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 35 सीटों का प्रावधान रखा गया है। इस बदलाव के बाद लगभग 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो सकती है, जो भारतीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। इस पूरे मुद्दे पर संसद में 16 और 17 अप्रैल को चर्चा तय की गई है। इसके लिए कुल 18 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। संभावना है कि 18 अप्रैल को शाम 4 बजे इस पर मतदान भी कराया जा सकता है। इस दौरान देश की नजर संसद पर टिकी हुई है, क्योंकि यह पहले आने वाले कई दशकों की राजनीति को प्रभावित कर सकता है। जानकारी के मुताबिक नरेंद्र मोदी इस बिल पर लोकसभा में अपना पक्ष रखेंगे और सरकार की मंशा को विस्तार से समझाएंगे। वहीं इस पर हुई बहस का जवाब अमित शाह देंगे। वहीं कांग्रेस की ओर से भी कई बड़े नेता इस बहस में हिस्सा लेंगे, जिसमें गौरव गोगोई, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, मनीष तिवारी और अन्य नेता शामिल हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से कंगना रनौत, अपराजिता सारंगी, रक्षा खड़से, तेजस्वी सूर्या, बासवीर स्वराज जैसे नेता अपनी बात रखेंगे। इस बीच एक दिलचस्प बात यह भी सामने आई है कि विपक्ष की सूची में राहुल गांधी का नाम शामिल नहीं है, जिससे राजनीतिक चर्चाएं और तेज हो गई है। लेकिन इस बिल को लेकर सबसे बड़ा विवाद 2 मुद्दों पर खड़ा हो गया है। पहला मुद्दा लोकसभा सीटों की संख्या 850 तक बढ़ाने का प्रस्ताव है और दूसरा मुद्दा परिसीमन यानी सीटों के पुनर्वितरण का है। विपक्ष का कहना है कि सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि सीटों का बंटवारा किस आधार पर किया जाएगा और किस फॉर्मूले के तहत सीटों को बढ़ाया जाएगा। विधेयक में केवल इतना कहा गया है कि 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन आयोग सीटों का निर्धारण करेगा, लेकिन सीटों की संख्या बढ़ाने का आधार स्पष्ट नहीं किया गया है। यही कारण है कि विपक्ष इस बिल का विरोध कर रहा है। विपक्ष का यह भी कहना है कि अगर 2011 की जनगणना के आधार पर सीटों का पुनर्वितरण किया गया तो दक्षिण भारत के राज्यों जैसे तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक को नुकसान हो सकता है, क्योंकि इन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण के क्षेत्र में बेहतर काम किया है और उनकी जनसंख्या वृद्धि दर कम रही है। ऐसे में सीटों के बंटवारे में असंतुलन पैदा हो सकता है। तो वहीं दूसरी ओर सरकार का कहना है कि यह बिल महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है और इससे लोकतंत्र और मजबूत होगा। हालांकि इस बिल को पास करना सरकार के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि संविधान संशोधन दोनों सदनों में 2/3 बहुमत जरूरी है, यानी 543 सदस्यों में से 362 सदस्यों का समर्थन होता है और फिलहाल सरकार के पास इतनी संख्या बल नहीं है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि सरकार विपक्ष को मनाने के लिए कुछ बदलाव कर सकती है या कुछ अहम आश्वासन दे सकती है।
सूत्रों के अनुसार सरकार यह स्पष्ट कर सकती है कि 2011 की जनगणना का उपयोग केवल सीमांकन के लिए नहीं किया जाएगा, न कि सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए। इसके अलावा एक और प्रस्ताव यह भी सामने आ रहा है कि सभी राज्यों में सीटों की संख्या लगभग समान रूप से बढ़ाई जा सकती है, ताकि किसी राज्य को नुकसान न हो और संतुलन बना रहे। इस पूरे मुद्दे के बीच संसद में एक और बड़ा विवाद सामने आता दिख रहा है। जातीय जनगणना को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी बहस हो गई है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने सरकार पर आरोप लगाया है कि महिला आरक्षण बिल को इसलिए लाया जा रहा है ताकि भविष्य में होने वाली जातीय जनगणना के आधार पर आरक्षण व्यवस्था प्रभावित न हो। तो जल्दीबाजी क्यों है महिला विधेयक के पक्ष में? हम आप जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते? ये अध्यक्ष महोदय, सेंसस ये इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि जैसे ही जनगणना होगी हम सब लोग जातीय गणना मांगेंगे, जातीय गणना होगी तो हम आरक्षण मांगेंगे, इसीलिए आप लोग धोखा देकर के आना चाहते हैं। वहीं इन आरोपों का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया है कि सरकार जनगणना के साथ जाति आधारित गणना भी कराएगी। उन्होंने कहा कि आगामी जनगणना में जाति का कॉलम शामिल किया जाएगा और सरकार इस मुद्दे पर पूरी तरह पारदर्शी है। उन्होंने यह भी कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण देना असंवैधानिक है और इस पर सरकार का रुख बिल्कुल साफ है। आप खुद देखें। धर्मेंद्र यादव जी ने एकदम गैर संवैधानिक बात करी, मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण की। मान्यवर, हमारा संविधान किसी भी प्रकार के धर्म के आधार पर आरक्षण की कतई मंजूरी नहीं देगा। और मैं फिर से संकल्प सरकार का बताता हूं कि धर्म के आधार पर मुस्लिमों को किसी भी प्रकार का आरक्षण गैर संवैधानिक है, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता है। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने इस बिल का विरोध करते हुए कहा कि यह संविधान की मूल भावना के खिलाफ है और लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर कर सकता है। उन्होंने यह भी मांग की कि ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण में शामिल किया जाना चाहिए। जरा वीडियो देखिए। अपनी पार्टी और अपने नेता आदरणीय अखिलेश जी की ओर से ये जो तीनों ही के तीनों बिल आए हैं, संविधान संशोधन बिल, परसीमन बिल, संघराज्य बिल, तीनों ही बिलों का पुरजोर विरोध करता हूं सभापति जी, और संवैधानिक आधार पे करता हूं। देश के संविधान में हम संसद को पावर इस बात की दी गई है कि संविधान की सुरक्षा करें, सुरक्षा करें। लेकिन सभापति जी, आज एक ऐसे बिल आए हैं कि हम लोग संविधान को ही तोड़ना, मरोड़ना, फोड़ना चाह रहे हैं और इसका हम समाजवादी पार्टी के लोग पुरजोर विरोध करते हैं। सभापति जी, विरोध के आधार हैं। सभापति जी, जिस तरह से डिलिमिटेशन को जनगणना से पृथक किया जा रहा है, ये मैं समझता हूं संविधान की भावनाओं के पूरी की तरह से विरोध में है। जिस तरह से महिला बिल के नाम पर महिला बिल की चाशनी, अध्यक्ष जी एक मिनट तो देना पड़ेगा अध्यक्ष जी, नहीं देंगे, दीजिए। ऐसे नहीं महिला बिल की चाशनी के नाम पर जो हाल कश्मीर का हुआ है, आसाम का हुआ है, वही हाल पूरे देश के करने का जो प्रयास है, हम संपूर्ण विपक्ष की ओर से इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। सभापति जी, एक आधी बात और, इस बिल के अंदर जब तक पिछड़े वर्ग की महिलाएं, जब तक मुसलमान भाइयों की महिलाएं नहीं शामिल की जाएंगी, हम समाजवादी लोग इसका साथ नहीं देंगे। और एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं, समाजवादियों से बड़ा महिलाओं का हितैषी इस देश की कोई पार्टी नहीं है। आज भी आपसे ज्यादा प्रतिशत हमारे अंदर महिलाओं की है। इसलिए सभापति जी, आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस बिल को, संविधान संशोधन बिल को, परसीमन बिल को, केंद्र राज्य संशोधन बिल को वापस लिया जाए और जो 2023 में महिला बिल लागू किया इस सदन ने, उसका अनुपालन किया जाए, देश के अंदर लागू किया जाए। अब मैं सब सीनियर। इस बीच समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने भी इस बिल पर आपत्ति जताते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब यह बिल पास हुआ था तब स्पष्ट रूप से कहा गया था कि पहले जनगणना होगी, उसके बाद परिसीमन किया जाएगा और फिर नई निर्वाचन क्षेत्र तय की जाएगी। लेकिन मौजूदा समय में जिस स्वरूप में यह महिला आरक्षण विधेयक लाया जा रहा है, वह उस मूल प्रतिक्रिया के अनुरूप नहीं है और उससे कई सवाल खड़े हो सकते हैं।
क्वेश्चन मार्क है सरकार की नीयत पे, सरकार की नीति पे, और वो इसीलिए है क्योंकि जब ये बिल पास हुआ था, नारी का जो एक बिल पास हुआ था, जब ये बिल, तब ये कहा गया था कि पहले आप सेंसस कराएंगे, उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, तभी आप कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना पाएंगे महिलाओं के लिए। लेकिन जो ये फर्स्ट स्टेप है, जो आप इस पूरे गणित में जो फर्स्ट स्टेप मिस कर रहे हैं, जो हम लोग चाहते हैं कि सेंसस हो, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको सरकार टालना चाहती है, क्योंकि सरकार ने खुद कहा था कि वो जातिगत जनगणना कराएगी, लेकिन सरकार कहीं न कहीं अपने हाथ पीछे खींचती हुई नजर आ रही है। तो मुझे लगता है कि जिस स्वरूप में आना चाहिए था महिला विधेयक, उस स्वरूप को नहीं, उस प्रकार से नहीं लाया जा रहा है, उसको अपने मन मुताबिक तरीके से लाया जा रहा है। और जो SC ST महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है, इसमें ये भी आरक्षण इसलिए मिल रहा है क्योंकि बाबा भीम साहब अम्बेडकर जी ने ये आरक्षण सुनिश्चित किया है शेड्यूल टाइप्स महिलाओं के लिए। लेकिन समाजवादी की बात की मांग है कि वो हमारी OBC महिलाओं को भी, यानी कि पिछड़े वर्ग की महिलाओं को भी आरक्षण दे, और इसी के साथ हमारी अल्पसंख्यक महिलाओं को भी आरक्षण दे, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी महिलाएं इससे वंचित रहनी चाहिए। इनके इस बयान ने विपक्ष के रुख को और मजबूत कर दिया है और यह साफ संकेत देता है कि आने वाले दिनों में इस बिल को लेकर संसद में और तीखे बहस देखने को मिल सकती है। फिलहाल देश की नजर संसद पे टिकी हुई है और अब यह देखना बेहद अहम होगा कि सरकार इस बिल को किस तरह आगे बढ़ाती है। क्या विपक्ष को साथ लेकर कोई सर्वसम्मति बन पाती है या नहीं? आने वाले कुछ दिन इस मुद्दे पर बेहद अहम साबित होने वाले हैं।